हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि ओल्ड एनसीईआरटी जो पॉलिटी के लिए यूज़ की जाती है वो कौन से मोस्ट प्रेवलेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में बात करती है। तो आइए जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स में तीन तरह के मोस्ट प्रेवलेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं। पहला प्लूरैलिटी सिस्टम, दूसरा मेजॉरिटी सिस्टम और तीसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हम आज इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला प्लूरैलिटी सिस्टम, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें पूरी की पूरी कंट्री को सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज में आप डिवाइड कर देते हैं और जितना हो सके आप उसको इक्वल साइज में रखने की कोशिश करते हैं। हर एक वोटर को एक ही सिंगल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है और हर वोटर का जो वोट है वो सिंगल वोट की तरह ही काउंट होता है। इसमें जो भी कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे उसको हम विजेता घोषित कर देते हैं। देखिए, ये इलेक्शन से आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे ऑलरेडी, क्योंकि ये हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में यूज़ किया जाता है इंडिया में। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिल रही है वो तो जीत जा रहा है, लेकिन जो स्मॉल ग्रुप्स हैं जैसे माइनॉरिटीज़ जिनकी इतनी तादाद नहीं है उनको ये वोट नहीं मिल पाते, तो उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम होता है, वो काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेटेड रहते हैं। लेकिन ये सिस्टम काफ़ी ईजी है, लोगों को ईजिली समझ में आता है, इसलिए इंडिया में भी काफ़ी प्रेवलेंट है। नाउ मेजॉरिटी सिस्टम की बात करें, जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है, किसी भी मेंबर को जीतने के लिए सीट 50% ऑफ द वोट से ज़्यादा वोट चाहिए, मतलब कि उसको एक क्लियर मेजॉरिटी चाहिए कि 50% +1 वोट उसको मिलना ही चाहिए। इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगल बैलेट सिस्टम, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। सिंगल बैलेट सिस्टम में देखते हैं। इस सिस्टम ये काफ़ी सिंपल सिस्टम है। इसमें क्या होगा, एक सिंगल कैंडिडेट कंस्टिट्यूएंसी होगी और सिंगल चॉइस वोटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में भी सिंगल चॉइस मिलते हैं हर एक वोटर को, वैसे आपको इसमें सिंगल चॉइस करना। लेकिन जब आप जीतते हैं फर्स्ट बैलेट में तो एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट चाहिए, लेकिन अगर उसको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन से दो कैंडिडेट हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, फिर हम उसमें सेकेंड इलेक्शन कराएंगे उस सिर्फ उन दो कैंडिडेट के लिए, बाकी सारे कैंडिडेट्स को आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, फिर क्योंकि आप दो ही कैंडिडेट से करा रहे हैं सेकेंड टाइम में, तो ये तो क्लियर है कि किसी ना किसी को तो 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो सिस्टम है वो फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ना मेजॉरिटी सिस्टम का दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। ठीक है, इसमें हम सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज तो रखते हैं, मतलब कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर जीत सकता है, लेकिन जो वोटिंग होती है वो प्रेफरेंशियल होती है, मतलब कि आप रैंकिंग में वोटिंग देते हैं, जैसे कि आप प्रेफरेंस में वोट देते हैं। जैसे कि 4 कैंडिडेट हैं A, B, C या D, तो आपको उसमें से मान लो आपने B को दे दिया फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्रेफरेंस, C को दे दिया सेकंड प्रेफरेंस, A को दे दिया थर्ड प्रेफरेंस और D को दे दिया फोर्थ प्रेफरेंस। ऐसे ही जितने लोग हैं वो अपनी प्रेफरेंशियल वोटिंग देते हैं, और जब वोट्स काउंट होते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस कितनों को मिला हुआ है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो फिर उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कैंडिडेट को, कोई भी एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस लिस्ट में देखते हैं अच्छा D को सबसे कम वोट मिले हुए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए, तो D को हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जिसने D को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा उसको हम देखेंगे कि उसका सेकंड प्रेफरेंस किसको गया है। मान लो कि राम ने D के बाद B को सेकंड प्रेफरेंस दिया है और श्याम ने C को सेकंड प्रेफरेंस दिया है, तो B को वो वोट चला जाएगा और C को वो वोट चला जाएगा। फिर हम फिर से काउंट करेंगे उस चीज़ों को कि अब जब वोट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो कितने लोगों को क्या कहते हैं 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंसेस में अगेन, तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा।
नहीं तो फिर ये सीक्वेंस की लास्ट वाले को आप हटाइए, उसके सेकंड प्रेफरेंसेस वालों को आप क्या कहते हैं दूसरों में वोट डिस्ट्रीब्यूट करिए, वो हम करते हैं। ये इंडिया में हम यूज़ करते हैं। आप देखिएगा जब भी हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंशियल या वाइस प्रेसिडेंशियल, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी सिस्टम यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हम लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया में क्यों नहीं यूज़ करते ऑल्टरनेटिव सिस्टम, प्रेसिडेंट चुनाव के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इंडिया में अभी भी इतनी ज़्यादा आबादी है और हमारा लिटरेसी लेवल भी उतना नहीं है, आम जनता उतनी जागरूक नहीं है। इस सिस्टम को समझना इतना मुश्किल है कि आम जनता के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इलेक्शन में एक्टिवली पार्ट लेना। इसलिए हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट रियल रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। रियल पावर तो हमारी लोकसभा के पास रहती है, राज्यसभा के पास रहती है, जो लोग असल में इलेक्ट होते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिस्टम विच इज़ कॉल्ड प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होगा कि पार्टीज़ जो हैं अपने इलेक्टोरल स्ट्रेंथ के हिसाब से वोट जीतेंगी, मतलब सीट्स जीतेंगी, सॉरी। ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक पार्टी को जितने नंबर ऑफ वोट मिले हैं उतनी नंबर ऑफ सीट्स उसको मिलेंगी, जैसे कि जितना भी मतलब परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं उतनी सीट्स मिलेगी। मान लो एक पार्टी को 40% वोट मिले हैं, तो ओवरऑल जितनी सीट्स एलोकेट होनी है उसमें से उस पार्टी को 40% सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें यह कहा जाता है कि काफ़ी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, अपने जितना अगर उनको लोगों से जितना सपोर्ट है उस हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसमें भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे हमने पहले देखा कि एक कंस्टिट्यूएंसी में एक ही मेंबर होगा, लेकिन इस सिस्टम में मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज होंगी। और मान लो कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 4 सीट फिल करनी है, तो पार्टी क्या करेगी कि चारों के लिए कैंडिडेट्स अपने डालेगी, ठीक है। मतलब कि जितनी भी सीट्स फिल करनी होगी उतने कैंडिडेट्स पार्टी डालेगी, और इलेक्टर्स जो हैं वो अपना प्रेफरेंशियल वोट देंगे, जैसे कि हमारा ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम में होता है। और किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए एक सेट कोटा के मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आपको लेने पड़ते हैं, जो कि एक कोटा से डिफाइन होता है। वो कोटा क्या है? नंबर ऑफ वोट्स नीडेड टू विन फॉर अ कैंडिडेट इज इक्वल्स टू वैलिड वोट्स कास्ट अपॉन नंबर ऑफ सीट्स टू फिल +1। इससे एक वोट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 10,000 वोट्स कास्ट हुए हैं और 4 सीट्स हमको फिल करनी है, 4 + 1 एज पर द फॉर्मूला +1, मतलब कि 10,000 बाय 5 विच इज़ 2,000, 2,000 + 1 वोट मिलेंगे, तो उस कैंडिडेट को हम विजेता घोषित कर देंगे। और इसका सिस्टम भी काफ़ी ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम जैसा ही है कि मान लो किसी को वोट नहीं मिले तो जिसका सबसे लास्ट प्रेफरेंस है उसको हटा के उसके वोट रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और फिर उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये हम राज्यसभा में और विधान परिषद में इंडिया में यूज़ करते हैं। सेकंड, पार्टी लिस्ट सिस्टम। देखिए, पार्टी लिस्ट सिस्टम का सिंपल फंडा ये है कि एक कंट्री को आप क्या कहते हैं सिंगल कंस्टिट्यूंसी में भी डिवाइड कर सकते हैं या लार्ज मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टीज़ जो हैं अपने प्रेफरेंसेस देते हैं लोगों को कि हमारे कैंडिडेट्स का ये प्रेफरेंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि मतलब मान लो कैंडिडेट बी को पार्टी का फर्स्ट प्रेफरेंस है, सी को सेकंड प्रेफरेंस है, डी को थर्ड प्रेफरेंस है और ए को लास्ट प्रेफरेंस है इनका, ठीक है। फिर लोग क्या करेंगे कि अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से पार्टी को वोट देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट वोट सिस्टम के हिसाब से लोग प्रेफरेंशियल वोट नहीं देते हैं, सीधा पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है। कैंडिडेट को वोट नहीं जाता है यहाँ पे। तो पार्टी को जितने भी उनको वोट मिले हैं उतने उनको परसेंटेज ऑफ सीट्स एलोकेट हो जाती है। मतलब कि मान लो पार्टी ए को 30% वोट मिले हैं तो 30% सीट पार्टी ए को चली जाएगी। फिर उस 30% से मान लो कि 30% 10 सीट का 30% 3, ठीक है। तो पार्टी ने तो बहुत सारे लोगों का अपना प्रेफरेंस दिया था तो 3 ही सीट्स मिली उनको, तो फर्स्ट 3 कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो पार्टी लिस्ट के हिसाब से जो भी पार्टी ने अपने खुद के प्रेफरेंस दिए होते हैं उस हिसाब से उन 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है
कि मान लो कोई छोटी छोटी पार्टीज़ भी हैं, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में क्या होगा कि इतनी सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है ना, सबको तो हम देते नहीं बैठेंगे कि सबको चलो आपको 100 सीट्स मिली हैं तो आप क्या कहते हैं, आप आपको कुछ पोर्शन है, 1 सीट 2 सीट आपको दिया जाए। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए आप एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया डाल दीजिए कि किसी भी पार्टी को अगर हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में या हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स लाने पड़ेंगे। वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। जैसे कि जर्मनी में 5% वोट अगर आपको नहीं मिले मिनिमम किसी भी पार्टी को, तो उस पार्टी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये करने के बाद भी इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ में जिसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतने सारे लोग हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना और इसको ऑपरेशन में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन का बल्क आएगा हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उतना ही ज़्यादा डिसीजंस लेना, काफ़ी काम को गवर्नमेंट को आगे चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इस पार्टी लिस्ट सिस्टम को इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा डिस्कशन मोस्ट प्रेवलेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स जो दुनिया में होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।